Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। मैं आशीष, आपका फिजिक्स टीचर, आज फिर आपके पास आया हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पुरानी वीडियोज़, ठीक है, इस चैप्टर पर जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हैं, है ना, चैप्टर नंबर 1 पर, उसे पहले जा कर के देख लें, उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने के लिए आएँ। बच्चों, आज की ये वीडियो और आगे की आने वाली वीडियोस जो हैं वो बहुत टेक्निकल वीडियोस हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अच्छे से, तो आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। देखिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को तो सभी टीचर्स बस एज इट इज़ डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स भी डायरेक्ट उसे पढ़ना प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक है पॉइंट चार्जेज। तो पॉइंट चार्ज से हम क्या समझते हैं? देखिए, मैंने क्या लिखा है, when the linear size of charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges। तो बच्चों, डिफिनेशन से एकदम स्पष्ट है कि पॉइंट चार्जेज का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि चार्जेज एकदम से बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं या चार्जेज एकदम से इनविजिबल पार्टिकल्स हैं, है ना, तो उन्हें पॉइंट चार्ज कहेंगे। ऐसा नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है। तो डेफिनेशन देखिए, एकदम क्लियर कह रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी उनके डायमेंशंस से, उनके लेंथ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए चार्ज पार्टिकल्स के डायमेंशन से, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेज। आप अच्छे समझिए बच्चों। देखिए, कोई एक बड़े से ऑब्जेक्ट को जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है? बहुत छोटा लगता है ना। हम कभी कभी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को, मंजिलों को, है ना, इमारतों को भी अपने उंगलियों में पकड़ लेते हैं, है ना। अच्छा, वही केस यहाँ भी है। जब 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि उनके जो डायमेंशंस है वो एकदम इग्नोर कर सकते हैं हम, वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो हमें देखने में वे बॉडीज़ हम पॉइंट बॉडीज़ या पॉइंट चार्ज बॉडीज़ कहते हैं उन्हें, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं, हमारा सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और परमिटिविटी। देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग अगर कोई टॉपिक है, कोई टर्म है, तो ये परमिटिविटी है। जी हाँ बच्चों, मैं खुद इसमें इतना कंफ्यूज रहता था जब मैं 12th क्लास का बच्चा था, क्योंकि इसका नाम ऐसा है कि एकदम किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। देखिए, सुनने में कैसा लगता है? परमिटिविटी, है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब क्या कि किसी तरह का परमिशन दिया जा रहा है, किसी तरह का चीज़ों को अलाउ किया जा रहा है। नाम से तो लग रहा है कि ये परमिशन दे रहा है ना। परमिटिविटी नाम ही एक तरह से अजीब है, लेकिन बच्चों, इसके नाम पर बिल्कुल मत जाइए। यहीं पर हम मार खा जाते हैं, यहीं पर हम फंसते हैं। इसके नाम को हम एज इट इज़ समझने की भूल करते हैं। बच्चों, इसका जो नाम है और इसका जो डेफिनेशन है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब किसी भी मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि 2 चार्ज बॉडीज़ कुछ दूरी पर आपस में सेपरेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई, चार्ज बॉडी जो सेपरेटेड हैं, कुछ दूरी पर हमने 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज बॉडी को रखा है, तो उन बॉडीज़ के बीच में मीडियम क्या है? किस मीडियम में बॉडीज़ को रखा गया है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन उठता है कि बॉडीज़ अगर कहीं रखी गई हैं तो बीच में कोई ना कोई मीडियम तो ज़रूर होगा। तो मीडियम कौन सा है? ठीक है, तो मीडियम तो कोई भी हो सकता है। वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, ऑयल हो सकता है। किसी भी तरह का मीडियम को बीच में हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, तो मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और वेदर एनी मटेरियल, है ना, कोई मटेरियल बीच में रखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब यही होता है कि हर मीडियम में, अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल अगर हम कहीं रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ किसी भी चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट्स एन इनविजिबल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या करता है? एक इनविजिबल फील्ड एमिट करता है, फील्ड एक्सर्ट करता है, और उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना बच्चों।
और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके रूप में समझते हैं, ये देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस के रूप में। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस के रूप में फील्ड को एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो हमने दो चार्ज पार्टिकल्स लिए, एक चार्ज पार्टिकल सपोज कीजिए ए है, दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, बी है, ठीक है। ए ने मान लीजिए 100 अपने चारों तरफ 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकाल रहा है, 100 स्ट्रिंग्स निकाल रहा है। बी भी अपने चारों तरफ बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालेगा, ठीक है। अब उन दोनोों के बीच का मीडियम जो है, क्या सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो मीडियम पूरी तरह से उन फील्ड को, उन लाइंस को अलाउ करेगा पास होने के लिए? यहीं पर हम गलत समझते हैं, यहीं पर हम परमिटिविटी को सोच लेते हैं कि अलाउ करना, जो कि उसका अपोजिट होता है। तो देखिए बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया, किसके रूप में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से हम उन्हें समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे अब प्रोपोगेट करेगा किसी मीडियम में, जो उनके बीच में मीडियम होगा। अब हर मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट कर रहा है। हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ एक्सटेंट में, कुछ ना कुछ लेवल में रेजिस्ट जरूर करते हैं, ठीक है। ये मटेरियल या मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझा रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है, उसे समझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमेजिनरी लाइंस को यूज करते हैं। तो इसका मतलब अगर 100 लाइंस, ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ 100 लाइंस छोड़ रहा है, तो जो मीडियम होगा, क्या इस मीडियम से पार होने पर सारी की सारी लाइंस जो इस मीडियम से गुजर रही हैं, क्या ये मीडियम उन्हें पार होने देगा? नहीं होने देगा बच्चों, यही हमें समझना है, ठीक है। ये मान लीजिए एक चार्ज बॉडी ए था और ये कोई मीडियम है, ठीक है, और इधर एक और चार्ज बॉडी बी रखा गया है। ए ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया लाइंस ऑफ फोर्सेस से, हम उसे समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा है। देखिए ए ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहा है और बी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये मीडियम रखा गया है एम, ये मीडियम एम, क्या ये मीडियम एम जितनी लाइंस इसके थ्रू गुजरने की कोशिश कर रही हैं, सब लाइंस को, सारे लाइंस को गुजरने देगा? क्या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा पास होने के लिए? नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। यही प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। कोई भी मटेरियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ लेवल पे, कुछ ना कुछ एक्सटेंट में रेस्ट्रिक्ट ही करता है, रोकने की कोशिश करता है। यानी अगर इधर से 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटर कर रही हैं तो इधर से 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं निकलेंगी, कुछ ना कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस को ये मीडियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज दैट कि इसने 100 में से 70 लाइंस ऑफ फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लिया और 30 इलेक्ट्रिक लाइंस को आगे बढ़ाया, तो देखिए इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक किया कि नहीं किया? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, कमज़ोर पड़ गया इस मीडियम के वजह से। इसी प्रॉपर्टी को हम मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। तो चलिए मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, आप इसे समझिए क्या लिखा है मैंने। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी, पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ द मेजर ऑफ अ मटेरियल्स एबिलिटी या मीडियम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी मटेरियल या किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। तो बच्चों आप एकदम से समझ ही गए होंगे कि परमिटिविटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन देना नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करना होता है, ठीक है। देखा नाम, आपने नाम और इसकी डेफिनेशन में कितना डिफरेंस है। जब मैं छोटा बच्चा था, 12th में था, तो मैं भी इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता था और हमेशा ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता था ये टॉपिक। मैं भी मानता हूँ कि आज बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर होगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। बहुत ही टेक्निकल वीडियो है आज का, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ तो बस क्या है, लोग पढ़ लेते हैं, है ना, जल्दबाजी में डेफिनेशंस देख लेते हैं। हड़बड़ी में बच्चों पढ़ाई नहीं की जाती है। पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आपको बैठना होगा, माइंड को फोकस करना होगा और कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ करके आगे बढ़ना होगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप आगे अगर बढ़ जाते हो तो आप उस टॉपिक पे कभी मास्टरी नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। भले ही एकेडमिक लेवल में आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसीलिए बच्चों कॉन्सेप्ट को एकदम ग्रिप करके चलना है हमें, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस आप अच्छे से धैर्य रखना है, आपको अच्छे से मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। तो देखिए बच्चों, तो नाम तो एकदम क्लियर हो गया भाई कि कथनी कुछ करनी कुछ, है ना, ये इसका नाम कुछ है और डेफिनेशन कुछ है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था कि किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करने का कैपेसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है फोर्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है, याद रखना है, क्योंकि फील्ड इज द कॉज एंड फोर्स इज द इफेक्ट। मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, है ना, फील्ड एक रीजन होता है जिस रीजन में उस फील्ड के वजह से हम इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं और उन इफेक्ट्स को हम फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जिन इफेक्ट्स को हम एक्सपीरियंस करेंगे उन इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, उस इफेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है याद रखना है वो हमेशा रिड्यूस होता है परमिटिविटी से। इट मीन्स कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो फोर्स को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा। जी हाँ बच्चों, जो मीडियम ज़्यादा परमिटिविटी रखता है, परमिटिविटी ज़्यादा रखता है मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस हो रहा है तो फोर्स भी रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी परमिटिविटी और फोर्स का कैसा रिलेशन हुआ, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए नीचे मैंने लिखा है, एकदम आज इसको स्पष्ट कर दूंगा, आप एकदम आज के बाद इसमें कभी नहीं फंसिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स विच इफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम। अभी मैंने इसे टॉपिक को समझा दिया है ना, सेकंड पॉइंट को भी मैंने समझा दिया है कि ये मीडियम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी प्रॉपर्टी है, जिसके चलते क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स को ये इफेक्ट पहुंचाता है। तो फोर्स और परमिटिविटी का ऑफ ए मीडियम का कैसा रिलेशन हो गया, देखिए बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहाँ मैंने देखिए इस साइन को एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ठीक है। तो परमिटिविटी का सिंबल क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है बच्चों। देखिए परमिटिविटी का थर्ड पॉइंट, परमिटिविटी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट क्या है, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, है ना, फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी कहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है, खाली जगह एकदम, है ना, या एयर इज एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है, ये नॉट का सिंबल है तो इसे एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। इसका वैल्यू देखिए कितना है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, फोर्थ पॉइंट। बच्चों देखिए आजकल सीबीएसई का एक पैटर्न ही है, समझिए कि कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की या तो डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले रहे हैं एग्जाम्स में या फिर ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं। तो देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडीज़ के लिए, इसलिए आप डायमेंशनल फार्मूलाज और ऐसा यूनिट्स इनको भी साथ साथ समझते जाइए। अब देखिए अब इसे रटना है हम, ये परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा यूनिट हो गया, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसे रटें या क्या करें, देखिए बच्चे अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब माफ़ करना मैंने कूलम्ब्स लॉ तो अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन फार्मूला यूज करूँगा, ठीक है, थोड़ी देर में हम कूलम्ब्स लॉ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सॉरी हम यूज करेंगे फार्मूला। देखिए बच्चों कूलम्ब्स लॉ का छोटा सा फार्मूला यूज करके F = K/Q1 Q2/R², ठीक है बच्चों। देखिए अब आप अगर बोलिए सर मैं ये भूल गया, ठीक है, मुझे याद नहीं एग्जाम में ये ऐसा यूनिट, तो हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे उसे, हाँ, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उससे ये डिराइव कर सकते हैं। देखिए तो फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूला में F = K/Q1 Q2/R², और ये K को हम लिखते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ी देर के लिए माफ़ करना, अभी मैंने कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ाया और उसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये फार्मूला कहाँ से आया, ये ऐसा यूनिट कहाँ से आया, इसका यूनिट आपको समझाने के लिए ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब देखिए यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का ही समझिए निकालना है ऐसा यूनिट, तो क्या होगा, परमिटिविटी यही ना है इस पूरे फार्मूला में, परमिटिविटी कौन है, एप्सिलॉन नॉट। तो हम चलिए एप्सिलॉन को उधर कर लेते हैं लेफ्ट साइड, तो हमें क्या मिलेगा, Q1 Q2/4πF R²। अब देखो बच्चों यहाँ पर 4π जो है ये तो एक नंबर है,
है ना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई यूनिट नहीं होता है ना। तो चलिए Q और Q ये दोनों क्या है, चार्ज हैं, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, ऊपर में Q1 का भी यूनिट कूलम और Q2 का भी यूनिट कूलम, तो दोनों का यूनिट मिलकर क्या होगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर है ये। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम, न्यूटन। ठीक, और आर स्क्वायर इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। आर मतलब क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ का स्क्वायर यानी क्या, मीटर स्क्वायर। अब इस पूरी क्वांटिटी को ऊपर ले जाइए तो क्या मिलेगा हमें, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा SI यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको फार्मूला कंसर्निंग फार्मूला पता है, देखिए जिस भी क्वांटिटी का, आप एक आज से एक रूल समझ लीजिए, जिस भी क्वांटिटी की SI यूनिट आपको निकालनी है, ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड में, विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स आप उसे आराम से लिख दीजिएगा। लेकिन आपको अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट याद नहीं आ रही एग्जाम्स में, तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में तो बस आपको क्वेश्चन छोड़ना ही होगा। लेकिन बच्चों एक स्मार्ट तरीका है, हमेशा याद रखिए, जो भी क्वांटिटी पूछी जा रही है, जिसका भी SI यूनिट पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले उस फार्मूला को ट्रेस कीजिए, उस फार्मूला को पकड़िए जिस फार्मूला में वो फिजिकल क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो हमें यहाँ किसकी फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहे हैं, परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी का सिंबल क्या है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, जो भी है, दोनों ही परमिटिविटी ही है ना। तो हम किसी भी ऐसे फार्मूला में जाएंगे, उस फार्मूला में को हम चेक करेंगे जिस फार्मूला में परमिटिविटी का सिंबल हमें मिलता है या परमिटिविटी हमें मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स फार्मूला से, कूलम्ब्स के जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है, उसमें हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ मिल रहा है हमें, है ना। बस फिर क्या है, हमें जो चाहिए उसे हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी के जो क्वांटिटीज़ हैं उनका SI यूनिट वहाँ पुट करके डिजायर्ड SI यूनिट निकाल लेंगे। जो SI यूनिट हमें चाहिए हम वो पता कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको हमेशा याद रखिए कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट निकालनी है, वो फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी है या किस फार्मूला में वो लाई करता है, आप उस फार्मूला में जाइए और वहाँ से आप उसके SI यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। ठीक यही हाल होगा इसके डायमेंशनल फार्मूला का भी। देखिए यहाँ ये जो डायमेंशनल फार्मूला लिख रखा है, क्या अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है, क्या हमें याद रहेगी? अगर याद है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर याद है आपको एग्जामिनेशंस में तो बेस्ट है, सबसे अच्छा बात है, अच्छी बात है ये कि आपको याद है। लेकिन अगर आपको नहीं याद तो आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसे भी हम डिराइव कर सकते हैं। इससे उसी फार्मूला में जाइए, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। 4 पाई को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 4 पाई को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक नंबर है, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो चलिए अब देखते हैं Q इंटू क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब चार्ज को हम क्या समझ सकते हैं, चार्ज व्हाट इज चार्ज, तो करंट के टर्म्स में देखिए I इक्वल टू Q बाई टी होता है ना, तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, यही ना होता है चार्ज। करंट इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी। अब I के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है A, एम्पियर। I का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम्पियर। I मतलब करंट, और करंट का डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर होता है, और T मतलब टाइम, तो एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, मल्टीप्लाइड है, तो AT होगा एक के लिए और दूसरे के लिए भी क्या होगा, AT होगा। तो AT इंटू AT क्या होगा, AT का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए Q1 के लिए भी क्या होगा, A इंटू टी, चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम, यानी करंट इंटू टाइम, है ना, करंट का एम्पियर और टाइम का टी Q1 के लिए। और Q2 के लिए भी वही होता है, A इंटू टी, तो A इंटू टी 2 बार है तो क्या होगा, A इंटू टी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नीचे देखिए फोर्स का तो हम जानते ही है, ये हमेशा हमें याद रखता है, MLT माइनस टू, ये फोर्स का फार्मूला है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, इसे याद रखना है, ये बेसिक फार्मूला है। और आर स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होगा, लेंथ स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए सारी क्वांटिटीज को एक साथ ले लेने पर क्या मिलता है हमें, देखिए यहाँ एल ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, नीचे पहले काम कर लीजिए, एम एल क्यूब टी पावर -2। अब सबको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए
m का पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो इस पे पावर नीचे क्या है 1 है, तो ऊपर जाने पर -1, ठीक है। l पर पावर क्या होगा देखिए -2 -3, l पर पावर ये +3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या -3 होगा। और a पर पावर देखिए क्या है यहाँ पर, a पर पावर 2, ठीक है, ये, और t पर पावर 2 और 2 क्या हो गया 4। तो आप देख सकते हैं ये निकल कर क्या आ गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला, किसके लिए, परमिटिविटी के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। देखिए किसी मीडियम की परमिटिविटी को जो एक्चुअल परमिटिविटी होती है ना, उसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट अगर किसी चीज़ के पहले लगा है मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की जो वैल्यूज होती हैं अलग अलग मीडियम के लिए, क्योंकि हर मीडियम क्या करेगा, अलग अलग तरह से रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सबकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो उन वैल्यूज को, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे देखिए फ्री स्पेस की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है एप्सिलॉन नॉट, जो कि फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करेगा उसकी वैल्यू दी हुई है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसी तरह हर मीडियम की बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं। ये बड़ी बड़ी जो वैल्यूज आपको मिलती है, लंबी चौड़ी वैल्यूज, ये वैल्यूज कहलाती हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये एक्चुअल वैल्यू है परमिटिविटी का, ठीक है, किसी मीडियम का, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिला, ये मिला हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कि दो तरीके हैं, या तो भाई आप सीधे सीधे इसे रट्टा मार लीजिए, जो आप अच्छे से, बहुत बच्चे एक्सपर्ट होते हैं उसमें, बहुत बच्चों को रटना पसंद नहीं है, वो अवॉइड करते हैं। तो आप चाहे अवॉइड कीजिए या उसे ग्रहण कीजिए, आपके ऊपर है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि आप किस तरह से इसे डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप SI यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं और डायमेंशनल फार्मूला भी मैंने आपको डिराइव करके समझा दिया। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए 6th और आखिरी पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्यूट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। 6 पॉइंट है, फ्री स्पेस प्रोवाइड्स मिनिमम रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो स्पेस हैज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये 6 नंबर पॉइंट, कि भाई स्पेस एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिनके बीच में अगर चार्ज पार्टिकल्स को रखा गया है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर मीडियम स्पेस है, ठीक है, तो स्पेस एक ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम से कम रिड्यूस कर रहा है, वैसा कौन सा मीडियम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सबसे कम रिड्यूस करेगा, तो वो मीडियम है स्पेस, या हम उसे एयर भी समझ सकते हैं। एयर और स्पेस का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है परमिटिविटी, इसीलिए हम उसे दोनों को एज इट इज इक्वल मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बन सकता है। देखिए इसको कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। सबसे पहला क्वेश्चन कि नेम द मीडियम हैविंग मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी या विथ मिनिमम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो कौन सा ऐसा मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी सबसे मिनिमम है, तो क्या बोलेंगे हम, स्पेस या वैक्यूम या एयर, ठीक है। तो फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी सबसे मिनिमम है। ये पहला क्वेश्चन हुआ और उसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, देखिए घुमा करके कैसे पूछ सकता है फंसाने के लिए, कि व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो दुनिया में एक ही ऐसा मीडियम है जिसका परमिटिविटी सबसे मिनिमम है, वो कौन सा मीडियम, स्पेस, और उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12। तो देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये पहला तरीका पूछने का कि भाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखिए, यानी फ्री स्पेस की परमिटिविटी का वैल्यू लिखिए। तो आप तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह रट के गए लिख देंगे। लेकिन अब इसे घुमा करके पूछ देगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ फंस जाइएगा। यही क्वेश्चन देखिए कैसे पलट के रख दिया, वहाँ भी यही वैल्यू लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ दे मीडियम से रिगार्डिंग कि कौन से मीडियम का परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है, तो क्या लिखना है वहाँ पर हमें स्पेस या वैक्यूम या एयर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक्स थे परमिटिविटी से रिलेटेड, और ये जो दो फार्मूलाज को हमने डिराइव करना सीखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी और SI यूनिट निकालना भी। ये आपको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ आपको ऐसा करना है। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.